Hello dear students, this is lecture 1 of surface chemistry. I start with a very simple question, what surface chemistry is, right? So explanation to this is like there are many phenomena which occur at the surface. बहुत सारी daily life में हम ऐसे examples देखते हैं जहाँ पर कुछ ऐसी प्रोसेस होती है जो सिर्फ और सिर्फ सरफेस पर होती हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, सरफेस फेनोमेनाज या सरफेस प्रोसेसेस. अब केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम वो सब चीजें पढ़ेंगे जो सरफेस पर हो रही हैं, that particular branch is known as surface chemistry. So what surface chemistry is? Surface chemistry is actually the branch of chemistry which deals with study of phenomenon या phenomena which occurs at surface. I don't think that nobody can you understand what surface is. What is the surface? Surface is actually the outermost layer of anything. ठीक है, आपके फोन की जो ये स्क्रीन है ये क्या हो जाएगा, उसका सरफेस हो जाएगा. तो सबसे बाहर की जो लेयर होती है दैट लेयर इज नोन एज इट्स सरफेस. देखो इसका एक बड़ा सिंपल सा मैं एग्जांपल देता हूँ. जब आपके रूम में सफाई होती है तो फर्श के ऊपर जो गंदगी होती है, जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, जैसे ही हम झाड़ू मारते हैं या वो स्वीप पर उसको जो है साफ कर रहा होता है, तो उस टाइम पर वो डस्ट क्या करती है, हवा में चली जाती है. लेकिन हवा से वो धीरे धीरे कमरे के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, मान लो बुक्स रखी हुई हैं या कोई टेबल है या कोई चेयर है, यू विल ऑब्जर्व के आफ्टर सम टाइम यू विल फाइंड डस्ट पार्टिकल्स ऑन द सरफेस ऑफ योर टेबल, ऑन द सरफेस ऑफ बुक्स, ऑन द सरफेस ऑफ चेयर. वो हुआ क्या कि डस्ट पार्टिकल्स आकर चिपक गए. मान लेते हैं मेरे पास कोई बुक है, फॉर एग्जाम्पल आई एम हैविंग माई दिस बुक, और ये बुक ऐसे रखी हुई है. जब ये ऐसे रखी हुई है तो डस्ट पार्टिकल्स यहाँ मिलेंगे. क्या नीचे की तरफ मिलेंगे? नहीं मिलेंगे. क्यों? क्योंकि डस्ट पार्टिकल सिर्फ ऊपर आया. वो यहाँ भी मिल सकते हैं, वो यहाँ भी मिल सकते हैं, वो यहाँ पर भी मिल सकते हैं, लेकिन ये क्योंकि ये तो एक्सपोज हुआ ही नहीं, कॉन्टेक्ट में आया नहीं, तो यहाँ पर ये अट्रैक्शन भी नहीं होगी. तो सरफेस फिनोमेनाज हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे होते हैं. उसमें से सबसे कॉमन एग्जांपल मैंने आपको दिया. या आप एक कमरे को बंद रखो, आफ्टर सम टाइम व्हाट यू ऑब्जर्व के जो है धूल अपने आप आ जाती है. आपने तो कुछ किया ही नहीं, धूल कहाँ थी? एयर में थी. एयर से वो अट्रैक्ट हुई. कहाँ पर अट्रैक्ट हो गई? वो अट्रैक्ट हो गई आपके पास जो है उस ऑब्जेक्ट के सरफेस पर. तो सरफेस पर होने वाले फेनोमेनाज को हम लोग क्या बोलते हैं? सरफेस प्रोसेसेस बोलते हैं. सरफेस प्रोसेसेस को जहां हम स्टडी करते हैं वो क्या होती है? सरफेस केमिस्ट्री होती है. अब सरफेस पर कौन कौन से फेनोमेनाज होते हैं, जैसे मैं इसका सबसे पहला एग्जांपल दूं. फर्स्ट एग्जांपल इज योर एडजॉर्प्शन. एडजॉर्प्शन इज योर काइंड ऑफ प्रोसेस व्हिच टेक्स प्लेस एट द सरफेस. अभी आपको नहीं पता होगा कि एडजॉर्प्शन क्या है, हम धीरे धीरे इनको स्टडी करने वाले हैं. सेकेंड फेनोमेना इज योर कैटालिसिस. ठीक है, जो कैटलिस्ट आप लोग पढ़ते हो वो भी क्या करता है? सरफेस फेनोमेना शो करता है. थर्ड जो एग्जांपल हमारे पास है दैट इज योर कोलॉइड्स. ठीक है, कोलॉइड्स को आपने क्लास 9th में सबसे पहले पढ़ा था, जहां पर आपने 3 टर्म्स पढ़ी थी, सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलॉइड. तो ये 3 ऐसे फेनोमेनाज हैं जो हमारे सिलेबस में है और जो सरफेस पर होते हैं. और इनको जब हम स्टडी करेंगे तो कहाँ स्टडी करेंगे? सरफेस केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करेंगे. हमें 1 बाय 1 करके इनको स्टडी भी करना है. So let me start with this. First, what adsorption is? Adsorption. I gave you a very simple example that dust at the surface of book or any object
you can have any of the example. ठीक है, dust at the surface of the book or at the surface of any object. देखें बुक क्या कर रही है, बुक एक किस्म से डस्ट के पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करा रही है, और ना सिर्फ अट्रैक्ट करा रही है, वो उन पार्टिकल्स को वहां पर चिपका के भी रखे हुए हैं। तो इस फेनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन क्या है, दिस इज द फेनोमेना, दिस इज द phenomena in which particles are attracted towards the surface and they are retained. retained means उनको पकड़ के रखा हुआ है, retained there. ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडजॉर्प्शन। आई स्टार्टेड विद द एग्जांपल के डस्ट एट द सरफेस ऑफ बुक, ये क्या है, ये एडजॉर्प्शन का एक एग्जांपल है कि डस्ट कहाँ थी, हवा में थी, हवा से वो कहाँ आ गई, बुक के सरफेस पर, यानी कि सरफेस ने क्या किया, पहले तो उसको अट्रैक्ट किया और फिर उसको पकड़ के रखा वहां पर। इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, एडजॉर्प्शन बोल रहे हैं। ठीक है, एडजॉर्प्शन के और भी मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल है। अगर मैं कोई दूसरा एग्जाम्पल लूं, आई हैव अ चौक। ठीक है, चौक को आप डिप कर दो इन इन ब्लू इंक। ठीक है, तो आपको लग रहा होगा कि चौक को अगर मैं डिप कराऊंगा ब्लू इंक में तो उसका कलर क्या आ जाएगा, ब्लू ब्लू आ जाएगा। लेकिन आप ऐसे जो है किसी भी चीज को डिप करा के रखो, चौक को डिप करा के रखो इंक के अंदर फॉर 15 मिनट 20 मिनट्स, यू विल ऑब्जर्व के बाहर से वो कैसा दिखाई देगा, ब्लू दिखाई देगा। उसके बाद आप उसको तोड़ दो, वो जो इंक के पार्टिकल्स है वो सिर्फ सरफेस पर रह जाते हैं, चौक के अंदर एंटर नहीं कर पाते। ठीक है, क्यों नहीं कर पाते, उसका एक बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल रीजन मैं बता देता हूँ कि कोई भी सॉलिड जब हम लेके चलते हैं ना, उसके सरफेस पर छोटे छोटे छेद होते हैं, पोर्स होते हैं, तो चीजें क्या करती हैं, उन पोर्स में से अंदर जाने की कोशिश करती है। लेकिन इंक के पार्टिकल का साइज इतना ज्यादा होता है कि वो उन पोर्स से गो थ्रू नहीं कर पाता, अंदर तक नहीं जा पाएगा, वो कहाँ रुक जाएगा, सरफेस पर रुक जाएगा। तो जो चीज सरफेस पर रुक गई वो क्या हो गई, एडजॉर्प्शन का एग्जाम्पल हो गई। एडजॉर्प्शन में हम दो चीजें इन्वॉल्व हो रही हैं। पहला, विच प्रोवाइड सरफेस, के जो सरफेस को प्रोवाइड कराए। दूसरा दूसरा है विच गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सरफेस। ठीक है, जैसे यहां पर अट्रैक्ट कौन हुआ, डस्ट। ठीक है, और सरफेस किसका था, बुक का। तो बुक क्या कर रही है, सरफेस प्रोवाइड करा रही है, और डस्ट क्या है, उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। तो दो चीजें हैं यहाँ पर, विच प्रोवाइड सरफेस और विच गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सरफेस। जो चीज सरफेस प्रोवाइड कराएगी उसका एक नाम होता है, एंड दैट नेम, दैट पर्टिकुलर substance or object is called as adsorbent. If someone asks you what is adsorbent, so the answer will be adsorbent is that object in adsorption which provide surface। ठीक है, जो सरफेस प्रोवाइड कराएगा, एंड विच गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सरफेस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एडजोर्बेट। दैट इज कॉल्ड एडजोर्बेट। तो दो टर्म्स हमने सीखी, कौन कौन सी, एडजोर्बेंट और एडजोर्बेट। यानी कि अगर मुझे एडजोर्प्शन को एक और बार डिफाइन करना हो थोड़े से मुश्किल शब्दों में, तो मैं कैसे डिफाइन करूंगा, देखें, आई विल से कि एडजोर्प्शन is the process of attracting and retaining adsorbate at adsorbent. This phenomena is called as
एडजॉर्प्शन, दोनों में से आप कोई भी डेफिनेशन का यूज कर सकते हैं, बोथ आर इंपॉर्टेंट। अब यहां से अगर मैं आगे चलूं तो देखें हमारे पास क्या होता है। देखें, दो वर्ड्स हम पढ़ चुके हैं, एक पढ़ा हमने एडजॉर्प्शन, और सेकंड इससे मिलती जुलती एक और टर्म पढ़ते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। बोथ आर इंपॉर्टेंट, both you can find in your CBSE previous year question ke what is the difference between adsorption and absorption. I start again with the example ke ink at surface of charcoal या surface of chalk. This is the example of adsorption. Now let's take the example of absorption ke water in sponge, ठीक है, स्पंज के अंदर जो है क्या होता है, वाटर होता है, या आपके पास फॉर्म होती है, फॉर्म को आप क्या करो, उसके ऊपर पानी डाल दो तो व्हाट यू विल ऑब्जर्व कि पानी उस फॉर्म के अंदर भी चला जाएगा, सिर्फ सरफेस पे नहीं रुकेगा, वो उसको अंदर तक एंटर कर जाता है। यानी कि दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस आया। एडजॉर्प्शन अकर्स एट, इट अकर्स एट सरफेस ओनली, कि ये सिर्फ और सिर्फ कहां होगा, सरफेस के ऊपर होगा। लेकिन अगर आप इसकी बात करें तो इट एंटर्स इनटू द सॉलिड, इनटू द यू कैन यूज द वर्ड इनटू द कंपाउंड, ठीक है, कि कंपाउंड के वो अंदर तक चला जाएगा। अगर सिर्फ सरफेस पर रुकता तो मैं उसको क्या कहता, एडजॉर्प्शन, लेकिन अगर वो अंदर तक चला गया तो मैं उसको क्या कहूंगा, एब्जॉर्प्शन। जैसे मैं इसी एग्जांपल में लूं ना, इंक इन द चॉक। देखो इंक के अंदर दो चीजें होती हैं, एक वो जिसकी वजह से उसका कलर आता है, और दूसरी वो जिसमें क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। मोस्टली मान लो पानी के अंदर कोई कलरिंग कंपाउंड आपने डाल रखा है, पानी में कोई कलरिंग कंपाउंड डाल रखा है, तो आप उसको क्या करो, चौक को डिप करा दो या किसी भी चीज को डिप करा दो उसके अंदर, तो पानी क्या कर जाएगा, अंदर तक चला जाएगा। लेकिन जो कलरिंग कंपोनेंट होता है वो कहाँ रुक जाएगा, सरफेस पर रुक जाएगा। इसी को मतलब इसमें अगर मैं आप इंक के पार्टिकल्स को कहेंगे तो इंक का पार्टिकल एडजॉर्प्शन शो कर रहे हैं, जबकि वाटर क्या शो करेगा, वाटर शो करेगा एब्जॉर्प्शन। ह्यूज डिफरेंस। मतलब एक ही केस में मैं एडजॉर्प्शन भी डिफाइन कर सकता हूं, एक ही केस में मैं एब्जॉर्प्शन को भी क्या कर सकता हूं, डिफाइन कर सकता हूं। अगर आप और आगे चलते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि दिस इज द सरफेस फेनोमेना, या फिर मैं इसको लिख लूं इट अकर्स एट सरफेस, और इट्स अ सरफेस फेनोमेना। जबकि ये क्या है, दिस इज योर बल्क फेनोमेना, कि ये क्या है, ये आपके पास बल्क फेनोमेना है। बल्क फेनोमेना मतलब अंदर तक चला जाता है, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली योर डिफरेंस बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। अच्छा, एक और बात आता है कि रेट के बेसिस पर, क्योंकि हमने अभी केमिकल काइनेटिक्स को टच नहीं किया, तो हम अभी यहाँ पर एक बेसिक डिफरेंस लेके चलेंगे कि एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में एक बेसिक डिफरेंस क्या होता है। आगे चलते हैं कि एडजॉर्प्शन में ठीक है, दो टर्म्स आ गई, एक आ गई आपके पास एडजॉर्बेट, दूसरा आ गया आपके पास एडजॉर्बेंट। लेकिन एक स्पेशल केस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ओकल्जन। ओकल्जन क्या होता है, ये बोर्ड में पूछी गई एक टर्म है। ओकल्जन मींस adsorption of gas at the surface of metal। वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके पास उस पर्टिकुलर केस को हम लोग क्या बोलते हैं, ओकल्जन बोलते हैं। नाउ यू मे बी वंडरिंग सर ऐसा कैसे पॉसिबल है। अरे भाई आप इसको पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, क्लास 10th में आपने एक रिएक्शन की थी कि वनस्पति
ऑयल प्लस H2, लेकिन किसके केस में? निकल, प्लेटिनम या फिर पैलेडियम, और वो क्या देती है? वनस्पति घी। ठीक है, ये प्रोसेस, इसमें देखो हाइड्रोजन क्या है? गैस है, लेकिन निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम क्या है? वो एक सॉलिड चीज है। ठीक है, तो ये किस टाइप का एग्जांपल हो गया कि सॉलिड गैस, गैस कहाँ होगी? एडजॉर्ब पहले सॉलिड के सरफेस पर होगी। ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ओकल्जन बोलते हैं। इफ आई मूव ऑन, तो हमारे पास क्या आ जाता है? देखें, हमारे पास आता है कि वाई एडजॉर्प्शन टेक्स प्लेस, कि एडजॉर्प्शन होता क्यों है। इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा इसकी एक बार डिटेल में जानना पड़ेगा, और उससे भी पहले आपको पता होगा कि हमारे पास बैलेंस्ड फोर्सेस भी होते हैं और अनबैलेंस्ड फोर्सेस भी होते हैं। ये सब बातें आपको पता है, बैलेंस्ड फोर्सेस और अनबैलेंस्ड फोर्सेस। देखें, हमारे पास ये एक लिक्विड है कोई, या कोई भी सॉलिड सरफेस आप ले लो, इसमें बीच में जो पार्टिकल होगा, दिस विल बी सराउंडेड बाय अदर पार्टिकल। मतलब यहां पर भी अट्रैक्शन होगी, यहां भी होगी, यहां भी होगी, यहां भी होगी। हर अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएगी? उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा। कहां पड़ा था? इन द केस ऑफ सरफेस टेंशन, कि हमने कहा था कि जो बीच में पार्टिकल है, इट इज सराउंडेड बाय अदर पार्टिकल्स, तो इट एक्सपीरियंस अ बैलेंस्ड फोर्स। इफ इट एक्सपीरियंस अ बैलेंस्ड फोर्स, तो क्या इस पार्टिकल की कहीं मूवमेंट होती थी? आंसर इज नो। लेकिन जो पार्टिकल सरफेस पर था, देखो इसके लेफ्ट में भी पार्टिकल होगा जो इसको अट्रैक्ट करा सकता है, राइट में भी पार्टिकल होगा जो इसको अट्रैक्ट करा सकता है, नीचे की तरफ जो पार्टिकल होगा, क्या उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए ऊपर की तरफ कोई पार्टिकल होगा? आंसर इज नो। इधर जो पार्टिकल है उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए क्या साइड में ऊपर की तरफ कोई पार्टिकल है? नहीं है। ऐसे यहां पर भी तो हो हो क्या रहा है कि particles at the surface of any solid experience an unbalanced force। कि वो क्या एक्सपीरियंस करता है? अनबैलेंस्ड फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। अनबैलेंस्ड फोर्स को एक्सपीरियंस करने का मतलब है कि सरफेस के पास, दैट्स व्हाई there is some energy at the surface of solid। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को we people call it as surface energy। what do we call it as? surface energy। तो यहां पर सॉलिड के सरफेस पर कुछ ऐसे पार्टिकल्स थे which was अनबैलेंस्ड फोर्सेस की वजह से, बिकॉज ऑफ दीज अनबैलेंस्ड फोर्सेस हुआ ये कि पार्टिकल एट द सरफेस एक्सपीरियंस सम एनर्जी, जिसको आप फिजिक्स की भाषा में पोटेंशियल एनर्जी भी कह सकते हैं, कि वो ऐसी पोजीशन पे है कि फोर्सेस को बैलेंस नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो वहां पर सरफेस के ऊपर एक एनर्जी आ जाएगी जिसको हम लोग बोलेंगे सरफेस एनर्जी। लेकिन अब हुआ क्या? मान लो आपके पास एक सॉलिड था, सॉलिड के यहाँ पर सरफेस पर अनबैलेंस्ड फोर्स है। अब एक पार्टिकल आया ऊपर से और वो आके यहाँ चिपक गया। यहाँ चिपकने का मतलब क्या है? इस पार्टिकल के बीच में और इसके बीच में देयर विल बी अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो यहां से जब एडजॉर्प्शन होगा, व्हेन एडजॉर्प्शन टेक्स प्लेस, these forces becomes balanced। ठीक है, ये फोर्सेस क्या हो जाते हैं? बैलेंस हो जाते हैं। और बैलेंस होने का मतलब क्या है कि वो बैलेंस कैसे हुए? कि उसने एनर्जी खर्च की। देखो ये पार्टिकल आ रहा है, सीधी सी बात है, ये सरफेस है, सरफेस पर क्या है? अनबैलेंस फोर्स, ये आके इसके पास
ऐसे चिपक गया। जब ये ऐसे चिपका तो हुआ ये कि इसको अट्रैक्ट कराने के चक्कर में इस सरफेस को क्या करना पड़ेगा, एक एनर्जी लगानी पड़ेगी ताकि ये ताकि ये इसकी तरफ खींचा रहे, ठीक है। और वो एनर्जी थी सरफेस के पास, किसकी फॉर्म में थी, दैट एनर्जी वाज इन द फॉर्म ऑफ सरफेस एनर्जी, that energy was available to the surface in the form of surface energy। अब वो एनर्जी कहाँ खर्च हो रही है, ताकि इसको वो अट्रैक्ट करा सके। अगर वो इसको अट्रैक्ट कराने के लिए एनर्जी खर्च कर रहा है तो वो एनर्जी क्या हो गई, कंज्यूम हो गई, यानी कि वो फोर्सेस क्या होंगे, बैलेंस्ड हो गए। कैसे हो गए कि भाई सरफेस तो इसको खींच रहा है, बट वी कॉल दैट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि इस पार्टिकल को सरफेस अपनी तरफ खींचेगा, लेकिन एट द सेम टाइम दिस पार्टिकल विल ट्राई टू अट्रैक्ट सरफेस आल्सो। तो फोर्सेस कहां हो जाएंगे, बैलेंस बढ़ने की डायरेक्शन में चले जाएंगे, ठीक है। इसलिए क्या होता है, एड्सॉर्प्शन होता है, क्योंकि एड्सॉर्प्शन के प्रोसेस के बाद फोर्सेस क्या हो जाएंगे, बैलेंस्ड हो जाएंगे। आई होप क्लियर। तो यहां पर एक और क्वेश्चन हम लोग पूछते हैं, और वो क्वेश्चन क्या पूछते हैं कि भाई जो एड्सॉर्प्शन है दैट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, व्हाई, क्योंकि इस प्रोसेस को, एड्सॉर्प्शन को कराने के लिए सॉलिड ने क्या किया, सरफेस एनर्जी को खर्च किया। क्योंकि वो सरफेस एनर्जी खर्च कर रहा है, इसलिए हम लोग क्या कहेंगे कि दैट प्रोसेस इज योर एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। एंड दिस इज अबाउट योर मैकेनिज्म एंड द रीजन व्हाई एड्सॉर्प्शन टेक्स प्लेस। तो आज हमने सीखा क्या, एड्सॉर्प्शन क्या है। दिस इज द फिनोमेना इन विच adsorbate is attracted and retained at the surface of adsorbent। दूसरा हमने क्या सीखा, दूसरा हमने सीखा कि what is the difference between, basic difference between adsorption and absorption, कि adsorption जहां सरफेस पर होता है, absorption बल्क में होता है। इसके बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर मूविंग ऑन, कि हम अगर इससे आगे चलें तो हमने सीखा कि भाई जो एड्सॉर्प्शन हो रहा है वो क्यों हो रहा है, इसलिए हो रहा है क्योंकि जो फोर्सेस है जो अनबैलेंस्ड है वो बैलेंस होने की कोशिश कर रहे होते हैं सरफेस एनर्जी को खर्च करके। एक और टर्म हमने सीखी, कौन सी, ओकल्सन। सो दिस इज ऑल फॉर द डे, वी विल मीट नेक्स्ट टाइम, टिल देन गुड बाय।